आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है 1908 से। हम एक फेयर देखते हैं जहाँ छोटा सा फ्रांसिस घूमने आया होता है। ये वही फ्रांसिस है जो आगे चलकर जनरल शॉ बनता है। फेयर में लोग अलग अलग तरह के शोज और एक्टिविटीज दिखा रहे होते हैं। यही फ्रांसिस एक गर्ल क्लाउन को देखता है जो पेनीवाइज जैसा मेकअप पहने होती है। हो सकता है पेनीवाइज ने उस क्लाउन से ही अपना लुक कॉपी किया हो। फ्रांसिस एक हॉरर हाउस के अंदर जाता है। वहाँ एक आदमी पियानो बजा रहा होता है जो कोई और नहीं बल्कि एंडी होते हैं, वही डायरेक्टर जिन्होंने इट की दोनों मूवीज और ये सीरीज बनाई है। इस हॉरर हाउस में उन लोगों को अट्रैक्शन की तरह दिखाया जाता है जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे एक बहुत लंबा आदमी और ट्विन सिस्टर्स। फ्रांसिस एक अंधेरी जगह की तरफ जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज लगाता है। उसका चेहरा देखकर फ्रांसिस बहुत डर जाता है और तुरंत मिरर हाउस से बाहर भागता है। बाहर आके वो अपने फादर से टकरा जाता है जिन्होंने उसके लिए एक स्लिंग शॉट खरीदी होती है। वापस जाते वक्त उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, शायद इंजन ओवरहीट हो गया था। पास में कुछ नेटिव अमेरिकन बच्चे पानी बेच रहे होते हैं। फ्रांसिस पानी खरीदने जाता है पर उसके पास कम पैसे होते हैं। तब एक लड़की रोज पैसे के बदले फ्रांसिस का स्लिंग शॉट ले लेती है। फिर फ्रांसिस अपने फादर के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद फ्रांसिस और रोज अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों जंगल में काफी सारा टाइम साथ में खेलते हैं। एक दिन फ्रांसिस जंगल के अंदर ज्यादा दूर चला जाता है। रोज उसे मना करती है लेकिन फ्रांसिस उसकी बात नहीं मानता। रोज उसे मना करती है लेकिन फ्रांसिस उसकी बात नहीं मानता। जंगल के अंदर फ्रांसिस को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो असल में इट यानी पेनीवाइज होता है। वो फ्रांसिस को डराने के लिए मॉन्स्टर की तरह उसका पीछा करता है। भागते भागते फ्रांसिस गिर जाता है और वो बूढ़ा आदमी उसके बिल्कुल पास आ जाता है। तब अचानक एक पत्थर उस आदमी की आंख में लगता है। ये पत्थर रोज ने मारा होता है। रोज फ्रांसिस को बचाकर वहां से भाग ले जाती है। स्टोरी वापस आ जाती है 1962 में। हम जुनिपर हिल्स मेंटल हॉस्पिटल देखते हैं जहां लिली कुछ टाइम से रह रही होती है। अब लिली की माँ उसे वापस लेने आई होती है। डॉक्टर वार्निंग देता है कि अगर लिली ने फिर से कुछ क्रेजी किया तो उसका ट्रीटमेंट और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। लिली केयर टेकर के साथ होती है और उसे बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से रॉनी का फादर जेल चला गया। लेकिन अगर लिली सबको सच बता देती कि एक मॉन्स्टर ने बच्चों को मारा था तो उसे जिंदगी भर मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। केयर टेकर लिली से कहता है कि वो उसकी बातों पर भरोसा करता है, लेकिन लोग सिर्फ जानते हैं जो उनकी आंखों से सामने होता है। ये बात सुनकर लिली के दिमाग में एक आइडिया आता है। केयर टेकर लिली को उसका टॉर्टोइस ब्रेसलेट भी पहना देता है। इस सीरीज में टॉर्टोइस का सिंबल कई जगह दिखेगा। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। अब हमें समझ आता है कि टॉर्टोइस इन बच्चों के लिए लकी सिंबल है। ये उनके प्रोटेक्शन और होप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ऑफिसर क्लिंट जेल में हैंक से मिलने आता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ एक सिगरेट पीने आया है। क्लिंट उसे मॉल नाम की सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन हैंक बोलता है कि उसे एम्बेसी गोल्ड ब्रांड ज़्यादा पसंद है। क्लिंट हैंक से पूछता है कि थिएटर इंसिडेंट वाली रात को वो कहाँ था। हैंक जवाब देता है कि वो अपने घर पर था। जब क्लिंट कहता है कि उसके पास एक विटनेस है जिसने हैंक को उस रात जैक्सन स्ट्रीट पर देखा था, इसका मतलब वो घर पर नहीं था। वहीं से एम्बेसी गोल्ड का पैकेट भी मिला था जो शायद हैंक का ही है। क्लिंट हैंक को धमकी देता है कि उसे शॉशैंक जेल भेज दिया जाएगा। आपने ये जेल द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी में देखी होगी। हैंक कहता है कि उसने बच्चों को नहीं मारा और वो थिएटर में भी नहीं गया था, लेकिन वो ये भी नहीं बताता कि वो उस रात एक्चुअली कहाँ था। इससे क्लियर हो जाता है कि हैंक कुछ छुपा रहा है। जब रॉनी स्कूल जाता है तो सब बच्चे उसे घूरने लगते हैं क्योंकि उसका फादर जेल में होता है। किसी ने उसके लॉकर पर लिख दिया होता है कि उसके फादर को फ्राई कर दिया जाएगा। ये काम शायद पैटी केक्स वाली लड़कियों ने किया होता है। रिच बिल से कहता है कि पुलिस ने उसके फादर को अरेस्ट किया है। इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई प्रूफ जरूर है। ये अमेरिका है, यहाँ बिना रीजन के किसी को जेल में नहीं डालते। बेचारा रिच नहीं जानता था कि उस टाइम ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और उनके साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाता था। अब लिली रॉनी से मिलने आती है। रॉनी अभी भी गुस्सा होता है।
लिली कहती है कि अगर वो सबको सच बता देती तो भी कोई उसकी बात तब तक नहीं मानेगा जब तक वो अपनी आंखों से ना देख ले। इसीलिए उन्हें प्रूफ दिखाना होगा कि ये सब एक मॉन्स्टर ने किया है। लिली अपना कैमरा दिखाती है और कहती है कि वो मॉन्स्टर की फ़ोटो खींचकर सबको दिखाएंगे। इससे प्रूव होगा कि लिली क्रेजी नहीं है और रॉनी का फादर किलर भी नहीं है। रॉनी कहता है, मान लो फ़ोटो खींच भी ली, लेकिन फ़ोटो डेवलप कैसे होगी? उन्हें किसी जीनियस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ आर्मी एक्सकेवेशन के दौरान एक गाड़ी निकालती है, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिलता। जनरल शॉ कहता है कि जिसका राज वो ढूंढ रहे हैं वो चीज़ ऑटोमोबाइल की इन्वेंशन से 300 साल पहले दफन की गई थी। ये गाड़ी 1935 की है, जब ब्रेडले गैंग का मैसेकर हुआ था। ये सब भी पेनीवाइज ने ही किया था। यहीं से हमें पता चलता है कि पेनीवाइज हर 27 साल बाद जागता है और हर बार कोई भयानक कांड करता है। उनकी बातों से ये भी समझ आता है कि आर्मी को पेनीवाइज के बारे में पता है। अब तक की सारी एक्सकेवेशंस में उन्हें कोई खास चीज़ नहीं मिली। डिक हेलरॉन अपनी स्पेशल पावर्स से भी उस सीक्रेट चीज़ को ढूंढ नहीं पाया। इसीलिए जनरल शॉ डिक को एक ऐसी चीज़ देने वाले हैं जिससे इट के साथ उसका कनेक्शन बन सके। डिक एक टेंट में अपने ब्लैक दोस्तों के साथ बैठा होता है जहाँ से पानी टपक रहा होता है। तब उसे बताया जाता है कि वो अब हेनलॉन और पॉली के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाला है ताकि डिक ऊपर से उस सीक्रेट चीज़ को ढूंढ सके। इसीलिए जनरल शॉ उसे एक स्पेशल चीज़ देता है। ये चीज़ वही गुलेल स्लिंग शॉट होती है जिससे कभी रोज ने इट को मारा था। जैसे ही डिक उसे टच करता है वो हेनलॉन को बताता है कि हेलीकॉप्टर किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। फिर एक बार हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन रोज और फ्रांसिस जंगल से बाहर निकलते हैं। रोज कहती है कि अब वो मॉन्स्टर जंगल से बाहर उनका पीछा नहीं करेगा। फ्रांसिस पूछता है कि ऐसा क्यों? रोज कहती है कि ये एक सीक्रेट बात है और उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन ये सीक्रेट क्या था, ये बात हमें अभी भी नहीं बताई जाती। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि रोज एक एंटीक शॉप चलाती है। वहाँ नेटिव अमेरिकन्स की मीटिंग चल रही होती है जहाँ वो बात कर रहे होते हैं कि आर्मी उनकी सेकंड लैंड पर एक्सकेवेशन कर रही है। यही डैनियल आकर रोज को बताता है कि आर्मी को जो कार मिली है वो ब्रेडली गैंग 1935 मैसेकर की है। इसका मतलब ये लोग भी पेनीवाइज के बारे में जानते हैं। यहाँ ये भी रिवील होता है कि रोज डैनियल की आंटी है। रोज कहती है कि आर्मी को अपना काम करने दो, हमें भी पता चले कि वो असल में ढूंढ क्या रहे हैं। इधर डिक हेलरॉन के साथ कुछ अजीब होता है। उसे अपने सपने में पेनीवाइज का सर्कस स्टैंड दिखता है जिसका दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर उसे पेनीवाइज की आंखें दिखाई देती हैं। इसके बाद डिक को और भी विजन्स आने लगते हैं। डिक एक बहुत बड़ा लाशों का ढेर देखता है जिसमें उसे अपनी ग्रैंड मदर भी दिखाई देती है। उसकी ग्रैंड मदर कहती है वो आ रहा है, यहाँ से भाग जाओ। डिक डर के मारे भागने की कोशिश करता है लेकिन असल में वह हेलीकॉप्टर से कूदने वाला होता है। तब हेनलॉन उसे पकड़ लेता है और डिक होश में आ जाता है। बाद में जनरल शॉ डिक से मिलता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा। डिक कहता है मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने मुझे देख लिया। डिक बोलता है कि उसे वो चीज़ दिखाई गई जो नहीं देखनी चाहिए। अगर ये सब चलता रहा तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए उस चीज़ को छेड़ना बंद कर देना चाहिए। जनरल शॉ कहता है कि डिक ने बहुत अच्छा काम किया और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता सकता है। डिक कहता है कि उसे और उसके साथियों को अलग जगह बैठने के लिए स्पेस चाहिए। यहाँ रिच और बिल बैठकर बहुत इम्पोर्टेंट साइंस पर बात कर रहे होते हैं और साथ ही ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्कूल में सबसे बेस्ट स्टेटस किसके हैं। तब लिली और रॉनी वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्या बिल फ़ोटो डेवलप करना जानता है। लिली उन्हें सारी बात बता देती है। इधर जनरल शॉ रोज़ के एंटीक शॉप में मिलने आता है। ये दोनों लगभग 50 साल बाद मिल रहे होते हैं। शॉ कहता है कि जब उसने डेयरी छोड़ा तो वो रोज़ और इस जगह से जुड़ी सारी बातें भूल गया था। दोस्तों, ये भी इट का ही काम है। जो भी डेयरी छोड़कर चला जाता है उसकी डेयरी से जुड़ी यादें धीरे धीरे मिट जाती है। रोज़ ने आर्मी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी कि वो उनकी सेकंड लैंड खोद रहे हैं। उस कंप्लेंट के थ्रू ही शॉ को रोज़ का नाम याद आता है। शॉ रोज़ से कहता है कि तुम हमें बता दो कि तुम्हारी सेकंड जगह कहाँ है और हम वहाँ एक्सकेवेशन नहीं करेंगे।
कहानी फिर से उनके चाइल्डहुड में चली जाती है। फ्रांसिस बताता है कि उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है और वो कल ही यहाँ से चला जाएगा। रोज़ फ्रांसिस को उसकी गुलेल स्लिंग शॉट वापस दे देती है ताकि वो उसे याद रखे। रोज़ पहले ही फ्रांसिस को बता चुकी होती है कि ये जगह लोगों की यादें मिटा देती है। इधर लिली, रॉनी, रिच और बिल उसी वॉच टावर पर जाते हैं। बिल पूछता है कि वो मॉन्स्टर की फ़ोटो कैसे लेंगे जब वो हर बार अलग अलग फॉर्म्स में आता है। लिली के सामने वो मैटी और उसके डैड की शक्ल में आता है और रॉनी के सामने उसकी माँ बनकर उसे डराता है। रिच कहता है कि वो उसे घोस्ट के रूप में बुला सकते हैं, इसके लिए वो ग्रेवयार्ड जा सकते हैं। सबको ये आइडिया पसंद आ जाता है। यहाँ डिक हैनलॉन के घर डिनर के लिए आता है। अपनी पावर से डिक देख लेता है कि चार्लोट को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ के वाइट लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं। शायद इसी वजह से डिक को पता चलता है कि हैनलॉन का एक बेटा भी है। हैनलॉन डिक से उसकी पावर्स के बारे में पूछता है। डिक कहता है कि वो चीज़ें देख सकता है। हैनलॉन बताता है कि जब डिक ने उसके दिमाग में देखा तो उसे वही फीलिंग आई थी जब मास्क लोगों ने उस पर अटैक किया था। हैनलॉन मानता है कि डिक उन मास्क लोग में से एक था। डिक चेक करने के लिए वापस देखता है कि हैनलॉन सच में डरा है या नहीं और फिर डिसाइड करता है कि वो दोबारा कभी उसके दिमाग में नहीं झांकेगा। चारों बच्चे ग्रेवयार्ड जाकर घोस्ट को बुलाते हैं, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि रिच ने झूठ बोला होता है। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तब अचानक ग्रेवयार्ड फटने लगता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। रिच को टीओ का घोस्ट दिखता है, इसकी वो फोटो भी ले लेती है। विल को सूजी का घोस्ट दिखता है। बहुत देर भागने के बाद ये चारों किसी तरह बच निकलते हैं। बाद में ये सब अपने स्कूल में घुस जाते हैं और फोटोज डेवलप करना शुरू कर देते हैं। सच में उन्होंने घोस्ट की फोटोज ले ली होती हैं। एक फोटो में उन्हें कुछ क्लाउन जैसा भी दिखता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।